स्टडी सीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल और ग्रुप डी के एग्ज़ामों के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, हॉर्मुज, मलक्का, पाक या डोवर। तो जल डमरू मध्य को जलसंधि भी कहते हैं, जल डमरू मध्य को जलसंधि भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट। और जल संधि का मतलब ये होता है या जल डमरू का मतलब ये होता है ऐसा सकरा जलीय भाग जो दो जलीय भागों को जोड़ता है उसको जल संधि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जलीय भाग यहाँ पर है, दूसरा जलीय भाग यहाँ पर है। इन जलीय भागों को बीच में जोड़ने वाला जो जल होगा उसको बोलते हैं जल संधि। यहाँ पर चित्र के रूप में देखेंगे आप कि यहाँ पर एक जल संधि दिखाई गई है, हार्मुज जल संधि, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट का मतलब जल संधि है। यह जल संधि दो जलीय भागों को जोड़ती है। एक जलीय भाग यहाँ पर है और दूसरा जलीय भाग यहाँ पर है। तो आपको याद रखना पड़ता है कि ये जलीय संधि जो है किन दो जलीय भागों को जोड़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे की तरफ है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पर्सिया। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ पर्सिया। और जो ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ का मतलब क्या होता है? खाड़ी। गल्फ ऑफ, ऊपर क्या है? गल्फ ऑफ ओमान और नीचे क्या है? गल्फ ऑफ पर्सिया। गल्फ का मतलब क्या होता है? खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? ऐसा जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थलीय भूभाग से घिरा होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो गल्फ पर्शियन गल्फ है और यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ ओमान है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। अब ये जो है तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है और चौथी तरफ इसके जल है, तो ऐसे जलीय भाग को बोलते हैं गल्फ या खाड़ी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किन दो जल संधि को जोड़ती है, तो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शिया। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि। यहाँ पर देखिए ये इंडोनेशिया नीचे है। इंडोनेशिया ऐसा देश है जो कि लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर ये सब इसका एक द्वीप है, बड़ा द्वीप है जिसको बोलते हैं सुमात्रा। और ऊपर है मलेशिया। मलेशिया का मलाया द्वीप है। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ता है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखिए किन दो जलीय भाग को जोड़ता है, तो यहाँ पर आपका है अंडमान सी और इधर पड़ता है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी मतलब दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ने वाले जलीय संधि को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का या मलक्का जल संधि। आप देखेंगे यहाँ पर दो जलीय भागों को जोड़ने वाला एक सकरा भाग है जिसका नाम रखा गया है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट ऑफ डोवर आपको दिखाया गया है, डोवर जल संधि। यह भी देखिए दो जलीय भागों को जोड़ता है। इसके उत्तर में उत्तरी सी है, नॉर्थ सी, और दक्षिण साइड में देखेंगे इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। आगे देखिए आपको दिखाया गया है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। पाक जल संधि देखेंगे यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, और इधर आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ने वाले जलीय संधि को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। यहाँ पर देखेंगे बे ऑफ पाक, यहाँ पर पाक की खाड़ी भी है। ये जो भाग है इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। यहाँ पर भी देखिए ऐसा जलीय भाग है जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है और एक तरफ जल है। इसको भी आप देखेंगे तो आपको यही दिखेगा। तो ऐसे जलीय भाग को बोलते हैं गल्फ। तो अगर आपसे पूछा जाता है गल्फ, पाक गल्फ कहाँ पर है, पाक की खाड़ी या बे ऑफ पाक कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि श्रीलंका के पास। आइए, तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था
भारत एवं श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू कौन सा है? तो भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू है पाक जलडमरू। हमने देखा कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू पड़ता है, जो कि दो जलीय संधि को जोड़ता है, दो जलीय भाग को जोड़ता है। एक तरफ है गल्फ ऑफ मलक्का और दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर देखिए पाक स्ट्रेट है और ये भारत का तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है। इनके बीच में पाक जल संधि है जो गल्फ ऑफ मन्नार और इधर बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। अधिकतम आयु 35 वर्ष। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, तो लोकसभा सदस्य बनने योग्य तो होना चाहिए, ये ऑप्शन सही दिया गया है। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन असत्य है जिसमें दिया गया है कि अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, जबकि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगीत जो है लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आपसे पूछा जाता है राष्ट्रगान किसने लिख रहा है भारत का? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक और बात कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं सबसे पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले भारतीय हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ 1911 में दिया गया था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 4 हैं पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। तो आप देखिए इस मैप को, यहाँ पर गंगा नदी दिखाया गया आपको। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसको बोलते हैं पद्मा। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। तो गंगा और जमुना जब मिल जाती हैं तब भी इसका नाम होता है पद्मा। लेकिन पद्मा जब आगे चल करके मेघना नदी से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। एक बार फिर से देख लीजिए, गंगा नदी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत से प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसको बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना। तो पद्मा और जमुना मिलती हैं तो इन दोनों नदियों का जो परिणामी बनता है उसको भी बोला जाता है पद्मा। और पद्मा आगे चल करके जब मेघना नदी से मिल जाती है तो इन नदियों का नाम हो जाता है मेघना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? पद्मा। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। और जब पद्मा जमुना नदियाँ मिल करके आगे बढ़ती हैं और मेघना नदी से मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है मेघना। सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होकर के आती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में पहुंच जाती है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी बोला जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में वामावर्त घूमते हैं? तो देखिए जो सूर्य है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूम रहे हैं। सभी ग्रह जो है घड़ी की दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। वो ग्रह है शुक्र और यूरेनस। शुक्र को वेनस बोलते हैं और यूरेनस को बोलते हैं अरुण। तो शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो दो ग्रह ऐसे हैं शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो हैं वो घूमते हैं
दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, और जो बाकी अन्य ग्रह हैं वो घूमते हैं वामावर्त दिशा में। तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से दो ग्रह ऐसे हैं जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं या सभी ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो कि दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सभी वामावर्त घूमते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो पहले ग्रह थे 9, अब ग्रह हैं 8। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, सबसे छोटा ग्रह था प्लूटो ग्रह, अब उसे निकाल दिया गया। तो अब ग्रह बचे हैं 8। प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जाता है। देखिए ग्रह किसे कहते हैं, इसकी 3 परिभाषाएं दी गई हैं। ग्रह का मतलब होता है जो सूर्य के चारों तरफ घूमता हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसका कुछ ऐसा द्रव्यमान हो जो कि अपना गुरुत्वीय केंद्र रखता हो, गुरुत्वीय त्वरण हो उसके पास कुछ, या गुरुत्वाकर्षण हो। और तीसरी परिभाषा दी गई है कि वह किसी अन्य ग्रह की कक्षा में न जाता हो। तो प्लूटो ऐसा ग्रह था जो अरुण की कक्षा में जाता था, इसकी वजह से उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, और अब टोटल ग्रहों की संख्या 8 हो गई। पूछा जाता है कब निकाला गया ग्रह की श्रेणी से, तो 2006 में एक परिभाषा बनाई गई। ये तीनों परिभाषाएं सम्मिलित करते हुए प्लूटो अरुण की कक्षा को कट करता था या उसकी कक्षा में प्रवेश करता था, जिसकी वजह से उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो अब ग्रहों की संख्या हो गई 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, केंद्र में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा होता है निम्न सदन। जब आप राज्यसभा का उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी लोकसभा सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। तो 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, और अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। सॉरी, ये है 18 वर्ष की आयु। 18 वर्ष की आयु मतदान के लिए है, 21 वर्ष की आयु शादी करने के लिए है, और 25 वर्ष की आयु जो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए है। 35 वर्ष की आयु जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2021 में जो विश्व मृदा दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? थीम का मतलब है किस चीज़ को बढ़ावा दिया गया इसमें। तो हाल्ट सॉयल सॉलिनाइजेशन, मतलब मृदा का लवणीकरण या साल्टिनाइजेशन रोकना, और बूस्ट सॉयल प्रोडक्शन, बूस्ट सॉयल प्रोडक्टिविटी। तो सॉयल या मिट्टी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यहाँ पर लिख देते हैं हाल्ट सॉयल सॉलिनाइजेशन। TION। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी में जो भी साल्ट मिलते हैं, कैल्शियम या पोटेशियम, जो भी साल्ट मिलते हैं उनको रोकना, और बूस्ट सॉयल प्रोडक्टिविटी। देखिए कुछ लोग को इंग्लिश नहीं समझ में आता तो हिंदी भी सुन लीजिएगा, शायद समझ में आ जाए। बूस्ट सॉयल प्रोडक्टिविटी, तो जो मिट्टी की उर्वरता को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने का प्रयास करना, और उसमें जो भी साल्ट मिलते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाले साल्ट, उनको कम से कम करना। तो ये पूछा जा सकता है 2021 का विश्व मृदा दिवस जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुशासन दिवस की किस तारीख को मनाया जा रहा है? सुशासन दिवस क्या है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने का
प्लान किया गया है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने का प्लान बनाया गया है सरकार के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने 1650 से 1656 मतलब 6 सालों में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है बाघ, कोबरा, तेंदुआ या हाथी। तो देखिए दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर अब श्रीनगर के पास पड़ता है। जब दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान खोला गया तो यह एक पानी का प्लांट टाइप का था। श्रीनगर के वासी जो थे उनको पानी प्रोवाइड करने का प्लान था, लेकिन जैसे ही 1981 में इसको नेशनल पार्क के रूप में अनुमति दी गई तो दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान बन गया 1981 में, जो कि पहले श्रीनगर के वासियों के लिए पानी का आयोजन करता था। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एनिमल रखे गए हैं इस समय है बाघ। पहले बारहसिंगा था और इसमें तेंदुआ भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? मतलब क्या है, कौन सी ऐसी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है बल्कि बाहर से निकलती है, भारत के बाहर से और अपने देश में आती है? ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो आप यहाँ पर देखिए कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से। ये आप याद रखिए, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी, लिखने में शायद थोड़ा मिस्टेक हो, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकल करके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये निकल करके गुजरात में गिर जाती है अरब सागर में। इसके बाद देखिए दो नदियाँ और हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपने देखा कि कावेरी नदी और नर्मदा नदी भारत से ही निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक से, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से। और ये मानसरोवर झील जो है ये पड़ता है चाइना में। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, जो कि भारत में उद्गम स्थल नहीं है। गंगा गंगोत्री से निकलती है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो अगर पूर्व साइड में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस देश से भारत की लगती है? ऑप्शन दिए हैं चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। देखिए अगर यहाँ पर ऑप्शन बांग्लादेश होता तो बांग्लादेश राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश नहीं दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के बाद जो भारत की सीमा लगती है वो लगती है म्यांमार से। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, ये है बांग्लादेश, भारत का मैप है। यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर देखिए बर्मा है, अब इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल नायपी तो है। और सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर ये लग रही है सीमा, इसकी बाउंड्री किससे? म्यांमार से। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जो भी कमियां हो ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।